स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो महासागरीय धारा चैप्टर हम कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ओशनिक करंट में कुछ बेसिक चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, महासागरीय धाराएं जो हैं, इन्हें कहते किसको है महासागरीय धाराएं? जब बहुत अधिक मात्रा में महासागरीय जल एक दिशा में प्रवाहित होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जब फ्लो करता है, उसे कहते हैं ओशन करंट। अब ओशन करंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है मुख्यतः महासागरीय धाराओं के चलने का, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और ऑब्जेक्टिव जो है वो मुख्यतः क्या है, सोलर एनर्जी से जो हीट रिसीव होती है उसको ट्रांसफर करना, या सौर ऊर्जा से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसको विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ट्रांसफर करना या स्थानांतरित करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। अब महासागरीय धाराएं जो है वो कहाँ से कहाँ चलती हैं? ये हमेशा हाई वाटर लेवल से, मतलब उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों से चलती है निम्न जल स्तर वाले क्षेत्रों की ओर, लो वाटर लेवल रीजन की ओर। और हाई वाटर लेवल या उच्च जल स्तर किन क्षेत्रों में अक्सर पाया जाता है? जहां जल की आपूर्ति, वाटर की सप्लाई ज्यादा होती है, वहां पानी ज्यादा होगा तो जल का स्तर भी ज्यादा होगा। और दूसरी चीज, जहां पे हाई वाटर लेवल होता है वो कम डेंसिटी वाले रीजन्स होते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां महासागरीय जल का घनत्व कम होता है, वहां पर भी जल स्तर उच्च पाया जाता है। तो उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों से महासागरीय धाराएं निम्न जल स्तर वाले क्षेत्र की तरफ चलती हैं। अब महासागरीय धाराएं जो है इनको बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स। और महासागरीय धाराओं के निर्माण को जो विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, इन्हें हमने 4 प्रमुख भागों में बांटा था। अब वो 4 प्रमुख भाग क्या हैं वो देखिए। एक तो हमने देखा था पृथ्वी से संबंधित कारक, अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स। और पृथ्वी से संबंधित कारक में हमने 3 कारक पढ़े थे, रोटेशन, परिभ्रमण, कोरियोलिस फोर्स हमने देखा था। और तीसरी जो चीज है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। परिभ्रमण या रोटेशन के कारण क्या होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में इक्वेटोरियल रीजन में ओशनिक करंट फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और विषुवत रेखा के इक्वेटर के ऊपर और नीचे की तरफ जो जल होता है वो उसको फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए वो विपरीत दिशा में चलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। रोटेशन के प्रभाव के अलावा कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है महासागरीय धाराएं, राइट साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में टर्न हो जाती है। और राइट साइड में जब ओशनिक करंट्स टर्न होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं का जो चक्रण होता है वो घड़ी की दिशा में होता है, क्लॉकवाइज होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जब लेफ्ट साइड में टर्न होती है ओशनिक करंट, तो उनका फ्लो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव भी हमने देखा था। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है पोलर रीजन में, और ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगने की वजह से पानी नीचे की तरफ खिंचता है, इसीलिए वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहां ज्यादा लग रहा है वहां जल का स्तर कम होगा, और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है वहां वाटर लेवल ज्यादा होगा। और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल रीजन में, इसीलिए वहां पे वाटर लेवल हाई होता है। दूसरे जो हमने कारक पढ़े थे वो थे वायुमंडल से महासागरीय जल से संबंधित कारक, या महासागर से संबंधित कारक, महासागर या ओशन रिलेटेड फैक्टर्स। और ओशन रिलेटेड फैक्टर्स जो है महासागर से संबंधित कारक, उनमें हमने देखा था तापमान, टेम्परेचर, तापमान के अलावा सलिनिटी, लवणीयता, और घनत्व, डेंसिटी, इन सबको हमने देखा था। तापमान जहां अधिक होता है वहां पानी खुल जाता है, प्रसारित होता है, इसलिए वाटर लेवल हाई होता है। जहां पे लवणीयता ज्यादा होती है, सलिनिटी ज्यादा होती है, वहां सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हैं या लवण के जो तत्व हैं वो जल को कंप्रेस कर देते हैं, जल को अपने पास बांधे रखते हैं, इसीलिए वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। और वाटर से के अंदर काफी ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, तो सॉल्ट जो है वो इतना एक्सपेंडेड नहीं रहता है, प्रसारित नहीं रहता, इसीलिए जहाँ सलिनिटी, लवणीयता ज्यादा है वहां जल स्तर कम होगा। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर घनत्व ज्यादा होने के कारण जल स्तर जो है वो कम होता है। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सलिनिटी और डेंसिटी का, लवणीयता और घनत्व जो है, इन दोनों का
वाटर लेवल से विपरीत संबंध है, जल स्तर से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है वाटर लेवल से। अगर सलिनिटी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर लेवल कम होता है। अब हम जो है तीसरा हमने जो कारक पढ़ा था वो था एटमॉस्फेयर रिलेटेड फैक्टर्स, वायुमंडल से संबंधित कारक, जिसमें हमने बात की थी वायुमंडलीय दाब की, प्रेशर की, विंड्स की, पवनों की, और पवनों के साथ साथ हमने वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और रेनफॉल, वर्षा की बात की थी। प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जहां ज्यादा होता है, दाब ज्यादा लगेगा तो वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जहां पे पवनें चलती हैं, जिस भी डायरेक्शन में विंड्स मूव कर रही हैं उसी दिशा में वो महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती है। वाष्पीकरण की अगर बात करें, इवेपोरेशन, जहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, इसीलिए वाटर लेवल थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जहां ज्यादा बारिश होती है, वर्षा ज्यादा होने के कारण वाटर की सप्लाई ज्यादा होती है और जल की मात्रा जो है वो बढ़ जाने के कारण वाटर लेवल, जल स्तर उच्च हो जाता है। इन तीन कारकों के अलावा हमने एक और कारक पढ़ा था महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वालों में। वो कारक थे जो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन लेकर आते हैं या महासागरीय धाराओं में किसी भी तरह का चेंज जो है वो लेकर आते हैं। और इनमें हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे। एक तो था महासागरीय महाद्वीप के तट या कोस्ट लाइन जो होती है वो, और दूसरा हमने जो देखा था वो था ये जो मानसून पवनें हैं जो डायरेक्शन में चेंज करती हैं, मानसून विंड, या फिर ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो मानसून पवनें, जो कि इनडायरेक्टली जो है ऋतु या मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। मौसमी परिवर्तन, तो तटरेखा वाला हमने पॉइंट जो देखा था, जब भी महासागरीय धाराएं किसी तट से आकर टकराती हैं, तट के अवरोध के कारण कॉन्टिनेंटल जो एरिया आता है उसकी वजह से ओशन करंट्स जो है वो आते ही डिवाइड हो जाती हैं कोस्ट से टकराते ही, और तट से टकराकर जब वो दो भागों में बढ़ती है महासागरीय धाराएं तो उसकी जो उप शाखाएं होती है, सब ब्रांचेस, वो पैरेलल फ्लो करने लग जाती हैं, समानांतर बहने लगती हैं, किसके? तट के। ये हमने देखा था। और मौसमी परिवर्तन में या ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन है उसमें हमने देखा था कि मॉनसून जैसी जो पवनें हैं उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, और इनकी दिशा में परिवर्तन के कारण जो धाराएं हैं उनकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। और मॉनसून पवनों का जो प्रभाव है वो मुख्यतः कौन से महासागर में रहता है? इंडियन ओशन में। और इसी वजह से इंडियन ओशन के उत्तरी भाग में, नॉर्दर्न पार्ट में, महासागर, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जो मॉनसून पवनों के कारण बनती हैं धाराएं, उनको कहते हैं मॉनसून प्रवाह। तो ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब जो हमने कारक डिस्कस किए महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले, उन कारकों को अगर हम सम अप करें तो मेनली दो प्रकार के बल हैं, फोर्सेस हैं जो कि ओशन करंट्स के ऊपर लग रही हैं। दो प्रकार के फोर्सेस हैं जो महासागरीय धाराओं पर लग रहे हैं, और ये जो बल हैं इनको हम प्राथमिक और द्वितीयक बल कह सकते हैं। प्राथमिक बल जो है प्राइमरी जो फोर्स होते हैं, प्राइमरी फोर्स या प्राथमिक बल महासागरीय धाराओं को प्रारंभ करते हैं, उनमें गति उत्पन्न करते हैं, तो गति शुरू करवाते हैं। गति शुरू करवाने वाले जो कारक हैं वो प्राथमिक कारक हैं। और सेकेंडरी या द्वितीयक कारक जो हैं वो ऐसे कारक होते हैं जो आगे प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं या प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। महासागरीय धाराओं के प्रवाह का नियंत्रण जिनके द्वारा होता है वो द्वितीयक कारक होते हैं। दैट मीन्स फ्लो जो है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं। और प्राइमरी फैक्टर्स वो होते हैं जो फ्लो ऑफ ओशनिक करंट्स जो है उसको बिगिन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्राथमिक जो है उसमें आती हैं नेचुरल चीजें, नेचर से संबंधित चीजें, जैसे कि सूर्य जो है, सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ये सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा जो है इसी को प्राप्त करके महासागरीय जल गर्म होता है, गर्म होकर प्रसारित होता है, जल स्तर बढ़ता है, और जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो महासागरीय धाराएं चलना प्रारंभ करती हैं। और आपको याद होगा महासागरीय धाराओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सौर ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है उसको स्थानांतरित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।
तो जो महासागरीय धाराओं में गति उत्पन्न करवाता है या जो मूवमेंट को स्टार्ट करता है, उसमें सबसे मेजर रोल है सन का, सूर्य का और सोलर एनर्जी का। इसके अलावा ओशन में महासागरीय धाराओं के ऊपर जो प्रभाव रहता है, पवनों का प्रभाव रहता है, विंड्स के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभावित करता है, कोरियोलिस फोर्स प्रभावित करता है। तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं, प्राकृतिक कारक हैं, जो कि प्राथमिक कारक माने जाते हैं और यही गति प्रारंभ करवाते हैं महासागरीय धारा में। अब आगे महासागरीय धारा जो है उसका फ्लो किस तरह से कंटिन्यू रहेगा और किस तरह से वो निरंतर प्रवाहित होगी, उसका कंट्रोल जो है, प्रवाह का कंट्रोल या फिर जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं ओशनिक वाटर की। महासागरीय जो जल है उसके जो भौतिक गुण है वो उसको प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है ओशनिक वाटर का टेम्परेचर, सलिनिटी, लवणीयता, घनत्व, डेंसिटी। तो ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ओशनिक वाटर की, ये आगे फ्लो को कंट्रोल करती हैं। तो कुल मिलाकर महासागरीय धाराओं पर दो प्रमुख प्रकार के बल लग रहे हैं। एक तो प्राथमिक बल जो गति आरंभ करते हैं, जो मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंडरी या द्वितीयक बल जो फ्लो को कंटिन्यू रखते हैं। और प्राथमिक बल में आते हैं नेचुरल फैक्टर्स, और जो द्वितीयक बल है उसमें मुख्यतः मेन जो चीजें आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं या फैक्टर्स आते हैं, वो है भौतिक गुण जो महासागरीय जल से संबंधित है। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक बल है इसके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए आपको थोड़ा इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अब इसी चीज को हम प्रॉपरली रिटन मैनर में देख लेते हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं जो है इन पर दो प्रकार के बल प्रभावी रहते हैं। पहला है प्राथमिक बल और दूसरा है द्वितीयक बल। प्राथमिक बल जो है प्राइमरी फोर्स, ये जल की गति को प्रारंभ करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा से जल गर्म होता है, फिर आगे कंटिन्यू मूव करता है। विंड्स हो गई, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गए, और नेचुरल फोर्सेस जो है वो बेसिकली इसमें आएंगे। और द्वितीयक बल जो है ये प्रवाह को नियंत्रित करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, आगे कंटिन्यू रखता है। तो इसमें बेसिकली आते हैं घनत्व हो गया जल का, तापमान हो गया, लवणता हो गया, सलिनिटी, टेम्परेचर, ये सब। तो ये दो तरह के फोर्सेस जो हैं बल, ये काम करते हैं ओशन करंट्स पर। आई होप ये दो फोर्सेस आपको क्लियर होंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो फैक्टर्स थे, कारक थे। अभी जो हमने देखे वो दो तरह के प्रमुख बल हैं जो धाराओं पर प्रभावी रहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं जो हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। या तो महासागरीय धाराएं गर्म होती हैं या महासागरीय धाराएं ठंडी होती हैं। तो ओशन करंट्स जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स। वार्म या गर्म महासागरीय धाराओं के जल का तापमान जो है वो अधिक होता है, और जिन धाराओं के जल का तापमान कम होता है वो ठंडी धाराएं कहलाती हैं। अब जो ये वार्म ओशन करंट्स है, वार्म ओशन करंट्स, गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं वो अक्सर चलती हैं गर्म क्षेत्रों से। जैसे आपको पता है गर्म क्षेत्र कौन से हैं, एक तो इक्वेटोरियल रीजन, और ये विषुवत रेखीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच, इक्वेटोरियल रीजन से, या फिर ट्रॉपिकल रीजन से। ट्रॉपिकल रीजन जिसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो कि लगभग आप कह सकते हैं वैसे तो 23.5 डिग्री तक, राउंड फिगर में अगर देखें तो 25 डिग्री तक, ये भी 25 डिग्री साउथ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन। सो ऐसी ओशन करंट्स या ऐसी महासागरीय धाराएं जो इन गर्म क्षेत्रों से चलना प्रारंभ करती हैं, उनका जल गर्म होता है, इसीलिए इन क्षेत्रों से चलने वाली धाराओं को कहते हैं गर्म महासागरीय धाराएं। तो वार्म ओशन करंट्स जो है उनका ओरिजिन बेसिकली इन वार्म रीजन से होता है, ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन, उष्ण कटिबंधीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र। और इसीलिए अक्सर ये जो वार्म करंट्स होती हैं, गर्म धाराएं, ये निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांश लो लैटिट्यूड्स जो हैं, लो लैटिट्यूड से ये चलती हैं हाई लैटिट्यूड्स की तरफ, हाई लैटिट्यूड्स। इसे क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर।
तो गर्म धाराएं जो हैं वो हमेशा चलती हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, क्योंकि लोअर लैटिट्यूड्स में ही टेम्परेचर ज्यादा होता है और हायर लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए गर्म धाराएं चलेंगी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ। तो ये है गर्म धाराओं से संबंधित मुख्य चीजें, यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसी तरह से ठंडी धाराओं को अगर हम डिस्कस करें तो ठंडी धाराएं जो है वो ऑब्वियसली ऐसे रीजन से चलेंगी, क्षेत्रों से चलेंगी जो ठंडे होते हैं। और आपको पता है पृथ्वी पर ठंडे क्षेत्र कौन से हैं? पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र है ठंडे, और इसीलिए ये धाराएं जो हैं मुख्यतः चलती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से, पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ। तो ठंडी जो धाराएं हैं वो हमेशा चलती हैं उच्च अक्षांशों से, मतलब 90 डिग्री या उसके आसपास वाले क्षेत्रों से, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ। जैसे अभी हमने देखा था वार्म करंट्स, गर्म धाराएं तो चल रही थी लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड्स की तरफ, कोल्ड करंट्स चलेंगी हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ। तो ठंडी धाराएं ठंडे क्षेत्रों में बनती हैं और इनका जो प्रवाह है वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर होता है, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड्स की तरफ इनका फ्लो होता है जनरली। अब जो ठंडी धाराएं हैं ये केवल कोल्ड रीजन्स में ही नहीं बनती, ये ठंडी धाराएं ऐसे क्षेत्रों में भी बन सकती है, या ये कहें ऐसे गर्म क्षेत्रों में भी बन सकती है जहां नीचे से गहराई से, महासागर के गहरे भाग से नीचे से ऊपर पानी आ रहा हो। तो जहां पे भी महासागर के गहरे भाग से नीचे से ऊपर पानी आ रहा है, जैसे मान लीजिए ओशन है, ओशन में नीचे वाला जो पानी होता है महासागर का वो ठंडा होता है और ऊपर वाला जो जल है वो तुलनात्मक रूप से गर्म होता है। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन्स जहां नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, वहां पर ठंडी महासागरीय धाराएं जो है वो बन सकती है। और इस तरह से नीचे से ठंडा पानी जहां ऊपर आता है, इस परिघटना को, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं महासागरीय धाराओं का अपवलन। जैसे नीचे से ऊपर जो धाराएं आ रही है किसी भी रीजन में, उसे कहते हैं अपवलन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है अपवेलिंग। तो ठंडी महासागरीय धाराएं केवल पोलर रीजन में या ठंडे क्षेत्रों में ही नहीं बनती है, उसके अलावा ऐसे किसी भी क्षेत्र में बन सकती हैं जहां नीचे का ठंडा पानी महासागर की सतह के पास ऊपर की तरफ प्रवाहित होकर आ रहा हो, फ्लो होकर आ रहा हो, और नीचे से ऊपर जब ठंडा पानी आता है उस परिघटना को बोलते हैं अपवलन या अपवेलिंग। अब ये अपवेलिंग होती कहाँ पर है, वो जब हम महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे एक एक करके तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ अपवलन होता है और किस तरह से ये अपवलन वाली धाराएं बनती है। तो ये हो गई ठंडी धाराएं, और ठंडी धाराएं हमेशा चलेंगी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ। तो ये दो प्रमुख प्रकार हैं महासागरीय धाराओं के। अब जैसे कि हमने देखा कि धाराओं के प्रकार दो होते हैं, टाइप्स दो होते हैं, पर जो ओशन करंट्स जिसको हम बार बार धारा बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर एक महासागरीय धारा को धारा ही बोले। विभिन्न नाम दिए जाते हैं महासागरीय धारा को, या ये कहें महासागरीय धारा जो है उसे विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। उसके प्रकार तो दो ही होते हैं, गर्म होगी या ठंडी होगी, पर उसके अगर हम वर्ग देखें, कैटेगरीज देखें, या इसका जो ये नाम है धारा, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो महासागरीय धारा के कुछ वर्ग होते हैं, और वर्ग या कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। एक तो होता है ड्रिफ्ट, जिसे हम कहते हैं प्रवाह। एक हम कह सकते हैं धारा, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं करंट। और तीसरा होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम। तो महासागरीय धाराएं जो है वो होती दो प्रकार की हैं, बट धारा के अलग अलग वर्ग होते हैं। धारा को हम प्रवाह भी कह सकते हैं, महासागरीय प्रवाह, या फिर हम धारा को धारा भी कह सकते हैं। धारा बहुत कॉमन वर्ड है, जो आमतौर पर हम किसी और नाम को अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो जनरली किस नाम को यूज करते हैं, करंट को, धारा को, ये कॉमन वर्ड है। स्ट्रीम भी यूज किया जाता है कुछ धाराओं को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हालांकि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट या प्रवाह ऐसे महासागरीय धारा को कहते हैं जिसका निर्माण मुख्यतः पवनों के कारण हुआ। विंड्स की वजह से, पवनों की वजह से जो बनती है महासागरीय धाराएं, उन्हें कहते हैं ड्रिफ्ट।
फिर धारा किसको कहते हैं? धारा वैसे तो कॉमन टर्म है, आमतौर पर यही ज्यादा यूज किया जाता है, पर धारा शब्द उन महासागरीय धाराओं के लिए यूज होता है जिनका निर्माण घनत्व के कारण या जल स्तर के कारण हुआ हो। मुख्यतः जल स्तर मतलब उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की तरफ। तो वाटर लेवल और डेंसिटी की वजह से जिन करंट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कॉमन है, सामान्यतः होता है, वो धारा कहलाती है। और स्ट्रीम किसको कहते हैं? किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जल आ जाए या वाटर की सप्लाई एकदम ज्यादा हो जाए और उस वाटर सप्लाई या जल की आपूर्ति अधिक होने के कारण अगर वहां से महासागरीय धारा चलना शुरू कर दे तो उसे धारा की जगह कह दिया जाता है स्ट्रीम। इस तरह की स्ट्रीम का उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास बहती है। तो इस तरह से महासागरीय धाराओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रवाह, धारा और स्ट्रीम। अगर इनकी गतियों की बात करें तो सबसे ज्यादा गति होती है स्ट्रीम की, क्योंकि इसमें वाटर सप्लाई सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद स्ट्रीम से थोड़ी कम गति होती है धारा की या करंट की, और सबसे कम गति जो है वो ड्रिफ्ट की, प्रवाह की होती है। तो ये 3 प्रकार हैं या 3 वर्ग हैं महासागरीय धारा के। और ये जो हमने पढ़े ये 2 टाइप्स हैं, गर्म और ठंडी धाराएं, वार्म एंड कोल्ड ओशन। चलिए जो हमने अभी डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको एक बार और देख लेते हैं। तो प्रवाह जो है, ड्रिफ्ट, ये मेनली टर्म यूज किया जाता है उन महासागरीय धाराओं के लिए जो मुख्यतः प्रचलित पवनों के कारण बनती हैं या प्रिवेलिंग विंड्स के कारण बनती हैं। और प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती है? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, उनके कारण जो बनती है उन्हें कहा जाता है। और धारा जो है, करंट, ये उनको कहा जाता है जो घनत्व और जल स्तर में जो अंतर होता है, वाटर लेवल में जो डिफरेंस होता है, उसके कारण बनती है। तो डिफरेंस इन डेंसिटी एंड वाटर लेवल की वजह से बनने वाली इनकी गति जो है वो प्रवाह से ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? स्ट्रीम की होती है। अब स्ट्रीम जो है वो क्यों बनती है? जल की आपूर्ति जिन क्षेत्रों में अधिक होती है, वाटर सप्लाई जहां ज्यादा होती है, वहां इस तरह की स्ट्रीम्स का निर्माण होता है। और इनकी गति जो है वो सामान्यतः सबसे अधिक होती है। तो ये 3 वर्ग हैं, कैटेगरीज हैं महासागरीय धाराओं की। और इससे पहले जो हमने पढ़े थे 2 टाइप्स थे, गर्म और ठंडी धाराएं। तो अब जो है ये वर्ग या ये नाम समझ में आ गए होंगे क्यों किन कुछ धाराओं को प्रवाह कहते हैं और क्यों कुछ धाराओं को धारा या स्ट्रीम कहा जाता है। आपको याद होगा जब मैंने मानसून के बारे में, मानसून पवनों के बारे में बताया, तब मैंने आपको बताया था कि मानसून पवनों की वजह से उत्तरी हिंद महासागर में जो धाराएं बनती है उन्हें मानसून प्रवाह कहते हैं, मानसून ड्रिफ्ट कहते हैं, क्योंकि वो मानसून विंड्स की वजह से बन रही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, महासागरीय धाराओं के कुछ प्रभाव भी रहते हैं, इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे इससे पहले लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि कैसे बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स, कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, आसपास की जलवायु को, फिशिंग को, मत्स्यन को, नेविगेशन को, नौवहन को, इन सबको किस तरह से प्रभावित करती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव जो है महासागरीय धाराओं का वो हम जलवायु पर देखेंगे, क्लाइमेट पर देखेंगे। क्लाइमेट पर अगर हम प्रभाव देखें तो गर्म धाराओं का और ठंडी धाराओं का अलग अलग होता है, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स का डिफरेंट होता है। जैसे जहां पर भी ठंडी धारा होती है तट के पास, कोस्ट लाइन है, स्थलीय भाग, तटवर्ती क्षेत्र के पास, कोस्टल रीजन के पास जहां ठंडी धारा बह रही है, ठंडी धारा का जल कैसा होगा? ठंडा होगा। ठंडा जल जो है वो आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता। अगर ठंडा जल वाष्पीकृत नहीं हो रहा, इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो उस ठंडे पानी के ऊपर, ठंडी धारा के ऊपर जो एयर है उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा। और वायु को अगर नमी नहीं मिल रही है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा, इसका मतलब वहां पर आर्द्रता कम है, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और वायु में शुष्कता ज्यादा होगी। नमी कम है तो वायु में क्या बढ़ जाएगी? शुष्कता होगी। और ऐसे ठंडे धारा वाले क्षेत्रों में बादल निर्माण और वर्षा की स्थिति बहुत कम बन पाती है, क्योंकि जब इवेपोरेशन ही नहीं हो रहा, वाटर का, जल का वाष्पीकरण नहीं हो रहा, वायु में नमी नहीं आ रही है, तो फिर बादल किस प्रकार बनेंगे? तो इसीलिए जहां पर ठंडी धारा होती है वहां वायु को वो शुष्क बनाती है। उसके साथ साथ ठंडी महासागरीय धारा जो है उसके प्रभाव से, क्योंकि शुष्क जलवायु परिस्थितियां बन रही है, बारिश की संभावना बहुत कम हो रही है, इसलिए अक्सर ठंडी धाराओं के कारण बनते हैं मरुस्थल या डेजर्ट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है ठंडी धारा के कारण। डेजर्ट किसको कहते हैं?
डेजर्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र को कहा जा सकता है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। औसत वर्षा जो है एवरेज रेनफॉल वो 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। और ऐसे सभी क्षेत्र जहां ठंडी धारा तट के पास बहती है, कोस्टलाइन के पास कोल्ड वाटर करंट बहती है, तो वहां पर शुष्कता होती है, एरिड कंडीशंस, एरिड क्लाइमेट और शुष्क जलवायु के कारण मरुस्थल अक्सर बनते हैं। तो ठंडी धारा जो है वो क्या करती है, मरुस्थल निर्माण में सहयोग करती। गर्म धारा बिल्कुल उसकी विपरीत होती है। गर्म धारा जो है उसमें पानी जो होगा वो गर्म होगा और गर्म जल आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा और गर्म पानी इवेपोरेट होगा, तो वहां जो गर्म पानी की धारा के ऊपर जो वायु है उसमें नमी आएगी तो ऊपर जाकर वो नमी युक्त जो वायु है वो क्या बनाएगी, बादल निर्माण होगा, कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। तो इसीलिए जहां पर गर्म धारा होती है वहां वायु का आर्द्रता स्तर जो है वो बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ने से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो जहां ठंडी वायु शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है, वहीं गर्म वायु जो है वर्षा की स्थिति का निर्माण करती है। अब ये जो गर्म और ठंडी धाराएं हैं ये थोड़ा सा तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। टेम्परेचर जो होता है उसको भी थोड़ा सा प्रभावित करती हैं। जहां पे ठंडी धारा बहती है वो तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को थोड़ा सा कम कर देती है और जहां गर्म धारा बहती है वो तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु को या तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देती है। हालांकि यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी ओशन करंट्स जो है टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकती। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर तट के पास ठंडी धारा बह रही है तो वो तटवर्ती क्षेत्र को कोई बहुत ज्यादा ठंडा नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोस्ट जो है वो ऐसे जोन में है जो बहुत गर्म है। ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहुत गर्म होता है और उसको एक छोटी सी धारा के प्रभाव के कारण वो पर्टिकुलर एरिया ठंडा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ठंडी और गर्म धाराएं जो हैं, जो भी ओशन करंट्स हैं, उनका टेम्परेचर पर इफेक्ट होता है, पर ये तापमान को बहुत कम प्रभावित करती हैं, क्योंकि तापमान मुख्यतः प्रभावित रहता है क्षेत्र से, जोन से। अगर गर्म जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, तो वहां टेम्परेचर हाई ही रहेगा। सब ट्रॉपिकल है, उपोष्ण कटिबंधीय, वहां पे भी टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर पोलर रीजन है तो टेम्परेचर जनरली वहां पे कम रहेगा, थोड़ा सा प्रभाव डालती है तापमान पर, ज्यादा नहीं डालती। इसीलिए बहुत सारी ठंडी महासागरीय धाराएं जो है वो शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है, वो भी गर्म क्षेत्रों में। इसीलिए कई सारी ठंडी धाराएं गर्म मरुस्थल बनाती। जो कोल्ड करंट है वो कई सारे हॉट डेजर्ट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है, सहयोग करती है। जैसे जो सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, वो गर्म मरुस्थल एक ठंडी धारा के कारण बना है, ठंडी धारा के प्रभावाधीन बनता है, पर वो ठंडी धारा उसमें उस एरिया में शुष्कता जरूर लेकर आती है, पर वहां उस एरिया को ठंडा नहीं कर देती। इसीलिए सहारा डेजर्ट जो है वो गर्म डेजर्ट है। तो अब गर्म डेजर्ट कहाँ तक देखने को मिलते हैं और कोल्ड डेजर्ट कहाँ होते हैं? तो देखिए, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो आपको लगभग 30 डिग्री अक्षांश तक या 30 से 35 तक जो आपको डेजर्ट्स दिख रहे हैं वो हॉट डेजर्ट होंगे, और 40 डिग्री के ऊपर जितना भी 40 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एरिड रीजन है तो वो कैसा डेजर्ट बनेगा? कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट्स आपको कहाँ तक मिलते हैं? 35 से 40 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा हॉट डेजर्ट्स आपको दिखेंगे, और 40 के आसपास से शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर से कौन से डेजर्ट्स? कोल्ड डेजर्ट्स। तो डेजर्ट जो है वो गर्म होगा या ठंडा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, वो कौन से जोन में है। अगर 30-35 के आसपास तक वो डेजर्ट है तो वो गर्म डेजर्ट होगा। अगर इससे हायर लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में वो मरुस्थल है तो वो ठंडा होगा। तो इस तरह से धारा जो है उसका कुल मिलाकर प्रभाव शुष्कता पर होता है या आर्द्रता पर होता है, तापमान पर बहुत थोड़ा प्रभाव होता है। तो अब देखिए, नौवहन पर जो प्रभाव होता है उसको डिस्कस करते हैं। नेविगेशन जो है, नेविगेशन का मतलब है यहाँ पर मुख्यतः जहाजों की गति करना, नौवहन, नौकायन कह सकते हैं आप उसको, अगर बेटर वर्ड यूज करना हो तो। नौकायन में यदि हम देखें कि जहाज, सपोज ये जहाज है, ये जहाज जो है ये इस दिशा में गति कर रहा है और इस जहाज के नीचे जो धारा चल रही है वो भी इसी दिशा में चल रही है। अगर कोई जहाज धारा की दिशा की ओर प्रवाहित होता है, ये अगर शिप उसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में ओशनिक करंट चल रही है,
तो क्या होगा, ये महासागरीय धारा इस शिप को मूव करने में हेल्प करेगी और इसी वजह से ये जो शिप है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है, ईंधन की खपत, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी नौवहन या नौकायन धारा की दिशा में किया जाता है तो जहाज की गति जो है वो बढ़ जाती है और ईंधन की खपत कम हो जाती है। और इसके विपरीत अगर करेंगे, ऑपोजिट, मतलब उल्टी दिशा में अगर जहाज बहेगा, सपोज महासागरीय धारा इस दिशा में जा रही है और जहाज जो है उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, सपोज शिप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जहाज की गति भी कम होगी, स्पीड कम होने के साथ साथ फ्यूल का कंजम्पशन, ईंधन की खपत भी बढ़ जाएगी। अब देखिए दूसरा प्रभाव जो है नेविगेशन पर, जहां पर भी ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, जैसे मान लीजिए ये हॉट या वार्म ओशनिक करंट है, गर्म महासागरीय धारा, दूसरी तरफ से आ रही है ठंडी महासागरीय धारा, कोल्ड ओशन करंट। जहां पे भी ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहां बनता है कोहरा। यहाँ पे क्या बनेगा, कोहरा, और कोहरा बनने के कारण फॉग जिसको कहते हैं, तो जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां कोहरा बनता है और सघन कोहरा जब बनता है, बहुत ज्यादा फॉग जब बन जाता है तो वो विजिबिलिटी को प्रभावित करता है, वहां पे दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन क्षेत्र में कोहरा बनने के कारण नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट होता है या अवरोध उत्पन्न होता है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन क्षेत्र जो है वो शिप्स के लिए या नेविगेशन के लिए, नौकायन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं होता। अब आप देखिए नेक्स्ट जो तीसरा प्रभाव है, जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां से कई महासागरीय धाराएं जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ चलती हैं, पोलर रीजन से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ, निम्न अक्षांशों की तरफ। तो जब ध्रुवीय क्षेत्रों से कोई धारा आती है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी भी रहती है कई क्षेत्रों में, और इसी वजह से वहां पर कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर हिमशैल पाए जाते हैं या आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। हिमशैल का मतलब है बर्फ के जमे हुए टुकड़े। तो आइसबर्ग्स जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, कई बार जब महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों की तरफ आती हैं तो ये अपने साथ ये जो हिमशैल है, बर्फ के जमे हुए टुकड़े, ये बड़े बड़े टुकड़ों को अपने साथ बहा कर लेके आ जाती है। और जब इस तरह से बड़े टुकड़े आकर बहकर आ जाते हैं धारा के साथ, तो जब शिप चल रही होती है और नीचे से अगर कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा शिप से आके टकरा जाए तो उस स्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, शिप के डूबने की संभावना बढ़ जाती है। जिस तरह से टाइटैनिक जो है वो एक्सीडेंट हुआ था और टाइटैनिक मतलब पूरी जो है वो डूब गई थी, ड्राउन हो गई थी, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आइसबर्ग्स के कारण। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो महासागरीय धाराएं आती हैं वो हिमशैल अपने साथ लेकर आती हैं, जो अवरोध तो उत्पन्न करते ही हैं महासागरीय क्षेत्र में जो परिवहन है या नेविगेशन में, उसके साथ साथ दुर्घटनाएं जो हैं उनकी संभावना को भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल नेविगेशन या नौकायन पर महासागरीय धाराओं का ये प्रभाव रहता है। अब एक और प्रभाव हम देखेंगे जो है फिशिंग के ऊपर। अब मत्स्यन पर क्या प्रभाव है महासागरीय धाराओं का फिशिंग पर, वो देखिए। फिशिंग जो है उन क्षेत्रों में अच्छी होती है जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर हॉट या वार्म ओशनिक करंट है और दूसरी तरफ से आ रही है ठंडी महासागरीय धारा, कोल्ड ओशन करंट। जब वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलती हैं तो दोनों करंट्स जो हैं अपने साथ कुछ पोषक तत्व लेकर आती हैं। जैसे वार्म ओशनिक करंट्स के साथ कुछ पोषक तत्व आए, न्यूट्रिएंट्स आए, कुछ पोषक तत्व जो है वो कोल्ड ओशन करंट के साथ आए, ठंडी महासागरीय धारा के साथ आए। और जहां ये धाराएं मिल रही हैं वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों जो धाराएं लेकर आ रही है वो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब पोषक तत्वों की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में जहां कोल्ड और वार्म करंट्स मिल रही हैं, वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के कारण फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स या प्लैंक्टन, जिन्हें हम पादप प्लवक कहते हैं, तैरते हुए जो पेड़ पौधे टाइप के होते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, वृद्धि दर,
तो इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और जब मछलियों की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी तो ये एक मेजर फिशिंग सेंटर बन सकता है। यहाँ मत्स्यन के लिए, फिशिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो बनती हैं। तो इसीलिए विश्व के सबसे प्रमुख मत्स्यन केंद्र या मेजर जो फिशिंग सेंटर्स हैं वो वहां लोकेटेड होते हैं जहां पर कोल्ड और वार्म करंट्स आकर मिलती हैं, ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलती हैं। तो फिशिंग पर एक तो ये प्रभाव है। दूसरा प्रभाव अगर हम देखें, जिन भी क्षेत्रों में नीचे से ठंडा महासागरीय जल ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब महासागरीय जल का अपवलन हो रहा है, तो अपवलन होते समय क्या होता है, महासागर में गहराई में जो पोषक तत्व हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, और जब ये पोषक तत्व नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो जहां पर भी जल का अपवलन होता है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होती है या अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है, वहां पर अक्सर मछलियों की संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि पोषक तत्व वहां पे भी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए फिशिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस दो जगह बन सकती है। ऐसी जगह जहां पे नीचे से पानी ऊपर आ रहा हो, अपवलन वाला क्षेत्र, प्लस ऐसा स्थान जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिल रही है। सबसे ज्यादा फेवरेबल अगर हम देखें दोनों में तुलनात्मक रूप से, तो जहां ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहां सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां होती है मत्स्यन या फिशिंग के लिए। और सेकंड जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी अपवलन वाले क्षेत्रों में। तो इसीलिए महासागरीय धाराएं जो हैं वो मत्स्यन पर भी प्रभाव डालती है। और कहाँ ये प्रमुख मत्स्यन केंद्र स्थित है वो जब हम महासागरीय धाराएं डिस्कस करेंगे तब हम उनको देखेंगे। तो ये है ओशन करंट्स का प्रभाव। अब देखिए, जैसा हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि महासागरीय धाराएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। तो वही गर्म और ठंडी धाराएं जो हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, वर्ल्ड में मेनली यदि देखा जाए तो ओशन करंट्स कोल्ड और वार्म है। जनरली जो वार्म करंट्स हैं वो रेड एरो से दर्शाई जाती हैं, और कोल्ड करंट्स जो है वो ब्लू एरो से या ब्लू लाइन से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और वार्म और कोल्ड करंट्स जो हैं उनके पर्टिकुलर प्रभाव भी होते हैं, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहने का एक पर्टिकुलर कारण भी होता है। उन सब चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ओशंस जो हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से और कौन सी प्रमुख धाराएं वहां पर है। तो मेनली एक तो अटलांटिक ओशन में प्रमुख धाराएं दिखती हैं। अटलांटिक महासागर के अलावा प्रशांत महासागर में कुछ प्रमुख धाराएं हैं, और इंडियन ओशन में हिंद महासागर में कुछ प्रमुख धाराएं हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाले क्षेत्र में जो हैं वो इतनी ज्यादा मेजर करंट्स नहीं है, जो हैं वो हम कॉमन करंट्स में पढ़ लेंगे। तो ओवरऑल जो महासागरीय धाराएं हैं विश्व में प्रमुख, वैसे तो छोटी मोटी बहुत सारी धाराएं अनगिनत हैं अगर आप डिटेल में जाए तो, पर हम मुख्य धाराओं को पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे चीजों को या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करें। और उन मुख्य धाराओं में हम तीन ही मेजर ओशंस जो हैं वो कवर करेंगे, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे डिस्कस, उसमें हम सबसे पहले अटलांटिक ओशन की धाराएं डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, महासागरीय धाराओं के कारक, प्रकार आदि, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।